अब रामायण में जो है रावण हमारे मुख्य विलन थे, राइट, और भगवान राम जो है हमारे हीरो थे। ठीक है। विभीषण का भी तो कोई ना कोई रोल था। अब उस रावण की लंका दहन करने में विभीषण जी ने भी अपना पार्ट प्ले करा था। क्या मैं ये कहूँ कि कैलाश गहलोत जी विभीषण है, या आप अगर आप ऐसा देखना चाहें तो देख सकते हैं। विभीषण कोई नेगेटिव छवि नहीं थी, उसने धर्म का साथ दिया, उन्होंने सत्य का साथ दिया, भगवान राम की अच्छाई को पहचाना। तो मैं कह सकता हूँ कैलाश जी ने भी लेट चाहे पहचाना, पर भगवान राम को पहचाना, और बीजेपी जो भगवान राम तुल्य है उसका साथ दिया। नमस्कार, दिल्ली ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज मिश्रा। हमारी खास पेशकश राजनीतिक हलचल में आज हम बात करेंगे प्रवीण शर्मा से। और ये नाम नजफगढ़ की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब से प्रवीण शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तकरीबन भारतीय जनता पार्टी के ही कई नेताओं की नींद उड़ा रखी है। आखिर ऐसा माहौल क्या बना कि प्रवीण शर्मा भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए मजबूर हुए, या फिर भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया? लेकिन उससे आगे की राजनीति पर ध्यान दे तो नजफगढ़ विधानसभा में प्रवीण शर्मा के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद से क्या क्या माहौल में परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है, सवाल यही है। प्रवीण जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका अनुज जी। प्रवीण शर्मा बड़ा अच्छा एक स्कूल चलाते थे, जिससे भी मैं पूछता था सब लोग बोलते हैं कि प्रवीण शर्मा जी बीवीएम के ऑनर हैं। अभी तक यही आइडेंटिटी रही है प्रवीण शर्मा जी की। अचानक से पता चला कि नहीं भाई, प्रवीण शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ये अचानक परिवर्तन क्यों हुआ? देखिए, अब इस चीज़ को समझाने के लिए हमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा और थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तकरीबन 7-8 साल पहले से मैं अपने स्कूल में भी अपने विद्यार्थियों के साथ 4 स्तंभ पे काम कर रहा हूँ। 4 सामाजिक स्तंभ हैं। पहला, मॉरल और एथिकल वैल्यूज़। एक वैल्यू बेस्ड सोसाइटी बनाना बहुत ज़रूरी है। आज हम जो है 140 करोड़ का देश हैं और बड़ी कोजी सी हमारी सोसाइटी है। तो ऐसी कोजी सी नज़दीक वाली सोसाइटी में कैसा माहौल हो कि सब एथिकल हो, मॉरल वैल्यूज़ हो, संस्कारी हो, तो जीवन जीने का आनंद कुछ और है। तो बच्चों में हम ये काम करते आए हैं। दूसरा, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स मदर नेशन। अपने देश के प्रति गौरवान्वित भावना ये बच्चों में पैदा करना बहुत ज़रूरी है। मैं इसके लिए भी काम करता है। तीसरा, जो बच्चों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, MFL, मिनिमम फिटनेस लेवल। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने विद्यालय में कि हर बच्चा फिट हो, शारीरिक रूप से देश की सेवा करने लायक हो। तो ये काम भी हम 7-8 साल से कर रहे हैं। और चौथा, जो मेरे बड़े नज़दीक है, नेचर के प्रति, प्रकृति के प्रति। देखिए अनुज जी, बहुत जल्द एक ऐसा समय आने वाला है कि हम चाह के भी रिवाइव करना चाहेंगे नेचर को, प्रकृति को, वो नहीं कर पाएंगे। तो अभी से ये जागृति बच्चों में लाना, इस जनरेशन में लाना बहुत ज़रूरी है, बहुत देरी ना हो जाए। तो मुझे लगा ये चारों विचार जो हैं, 4 जो ये स्तंभ हैं, इन पे 7-8 साल काम करते करते अगर इनको कहीं सामाजिक रूप से गढ़ा जा सकता है तो बीजेपी में गढ़ा जा सकता है। कांग्रेस में ये उम्मीद दिखती नहीं है। कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही जो पहले होती थी, जो लाल बहादुर शास्त्री जी की कांग्रेस होती थी, जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने वाले हमारे PV नरसिम्हा राव की जो कांग्रेस होती थी, जो सरदार पटेल की जो कांग्रेस होती थी, वो कांग्रेस अब नज़र नहीं आती। ये तो मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो कह रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करता हूँ, वो कहते हैं कि भाई ये अटल अडवाणी वाली भाजपा नहीं है। तो यहाँ भी तो एक सवाल आता है ना कि ये जो भाजपा है वो भी अटल अडवाणी वाली नहीं है। मैं एक और चीज़ आपकी पृष्ठभूमि से बताता हूँ आपको। मेरे फादर जो है स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे, लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे MCD में। और साहब जब ही वॉज एंटरिंग हिज रिटायरिंग शूज़, जब वो रिटायरमेंट की तरफ पॉलिटिक्स से जा रहे थे, मुझे बड़ा कहा गया कि आप पॉलिटिक्स में आइए। और कोई भी कहीं नजफगढ़ में टिकट मुझे मिलती थी उस समय कांग्रेस से, अगर मैं चाहता तो। पर विचारधारा कभी कांग्रेस से अलाइन हुई नहीं, क्योंकि मैं इतिहास का भी थोड़ा स्टूडेंट रहा हूँ। वैसे मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी, MSc कंप्यूटर साइंस करी, फिर मानक तौर पे मैं डॉक्टरेट भी हूँ, बट इतिहास भी मैं बड़ा पसंद करता हूँ, पढ़ता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि देश में बहुत सारे ऐतिहासिक डिसीज़न ऐसे रहे कांग्रेस के, जिसने देश की दिशा बदल दी है और देश के कांधों पे बहुत बड़ा वजन डाल दिया है। तो कभी आत्मा से अलाइनमेंट कांग्रेस के साथ मेरा हुआ नहीं। 10-11 साल से जो मोदी जी का काम देखा, एक भावना आने लगी कि देश के प्रति कुछ हो रहा है।
और ये भावना आने लगी कि देश अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है। चाहे वो जो है हमारा विकसित भारत का एक सपना हो, चाहे मेक इन इंडिया का एक सपना हो, तो ये चीज़ देख के बड़ी खुशी होती है, मन से प्रसन्नता होती है और कहीं ना कहीं आत्मा अलाइन होती है इसके लिए। लेकिन प्रवीण जी, जिस चीज़ की चर्चा आप कर रहे हैं, तो आपने कहा कि आप विद्यालय में जो है वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो ये तो एज ए प्रधानाचार्य भी आप ध्यान रख ही रहे थे ना। राजनीतिक तौर पे सक्रिय होना, ये उसके लिए ज़रूरत तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसके लिए ज़रूरत है कि राजनीतिक तौर पे इतनी सक्रियता बढ़ गई। देखिए, हम जो अभी काम कर रहे हैं वो 2-2.5 हज़ार बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, पर जब तक पूरी सोसाइटी का स्वरूप नहीं बदलेगा, पूरे समाज का स्वरूप नहीं बदलेगा, इस चीज़ को हम इफ़ेक्ट में नहीं लाएंगे। आप जो है दवाई को एक छोटे से गिलास, आधे गिलास में डाल के पीते हैं तो उसका इफ़ेक्ट है, और उसी को आप जो है एक बड़े तालाब में एक ड्रॉप डाल देंगे तो डाइल्यूट हो जाती है। तो ये हम एक विद्यालय तो हैं, पर एक विद्यालय एक बूंद के बराबर है। तो ये सामाजिक तौर पे बदलाव, ये जागृति जो है सामाजिक तौर पे लाने का इससे बढ़िया मंच नहीं हो सकता। मुश्किल है प्रवीण शर्मा जी, क्योंकि प्रवीण शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल तो हो गए, और नजफगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जब फहरिस्त देखी जाती है तो तमाम लंबी सी फहरिस्त है, 21-22 नेता ऐसे जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं, इनके बीच में जगह पाना कितना मुश्किल है। देखिए अनुज जी, सोच का फ़र्क है। मैं आज भी जो है ना यथास्थिति में हूँ। टिकट मिले तो खुशी, नहीं मिले तो खुशी। जो काम कर रहा हूँ मैं, जो सफ़र पे जिस पे चला हूँ, सफ़र का बड़ा आनंद आ रहा है। आप देखें, गंतव्य तो बहुत आएंगे जीवन में, पर गंतव्य को एंजॉय करने के लिए सफ़र को मुश्किल बनना या सफ़र से जो है नारादत होना, वो ठीक तरीका नहीं है। जिस दिन आप सफ़र को एंजॉय करना शुरू कर दोगे, सफ़र में आनंद आना शुरू हो जाएगा, गंतव्य तो एक बाई प्रोडक्ट लगेगा, एक एक पड़ाव लगेगा। जीवन पूरा एक सफ़र ही है और जीवन का आनंद चलने में है, तो चलने में बड़ा आनंद आ रहा है। भाजपा को अगर आप मुझसे बेहतर आप रीड करते होंगे, मैं इस बात को जानता हूं कि आप उसके मेंबर हैं। संगठन को लेकर तमाम चर्चाएं होती हैं और भाजपा के लोग ये कहते हैं कि भाई संगठन से ना आप भाजपा में ग्रोथ करने की बात कीजिए। कहते हैं लोग कि दरी से बिछाइए, यानी दरी बिछा करके शुरुआत कीजिए और फिर जो है आप अर्श पे जाइए, फर्श से अर्श तक की चर्चा होती है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रवीण शर्मा जी सीधे जो है वो अर्श पे जाना चाहते हैं, फर्श पे तो है ही नहीं वो। मुझे नहीं पता कि आप मुझे कितना फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मैं 200-250 मीटिंगें कर चुका हूँ। मैं फ़र्श पे बड़े अच्छे तरीके से गया हूँ, और जो सपोर्ट, जो आशीर्वाद मेरे बुज़ुर्गों का मिल रहा है, जो साथियों का प्यार मिल रहा है, वो अतुल्य है। उसकी जो है मैं आपको व्याख्या नहीं कर सकता। जितना समर्थन मिल रहा है, जितना सपोर्ट मिल रहा है, और मैं तो बीजेपी का एक सिपाही हूँ, और जिसके भी सर पे टोपी बीजेपी रख देगी उसके पीछे हम खड़े हैं। मैं ये कभी नहीं कहता कि टिकट मुझे मिल रही है या मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं जो प्रचार प्रसार का काम कर रहा हूँ वो एक बदलाव के लिए काम कर रहा हूँ। सही मायने में दिल्ली को ज़रूरत है एक चेंज की। दिल्ली को स्वच्छ, समर्थ और सशक्त बनाना है, तो बदलाव तो ज़रूरी है। प्रवीण शर्मा जी, कैलाश गहलोत को जानते हैं क्या? हाँ, हमारे यहाँ के एमएलए रहे हैं, ज़रूर बातचीत भी हुई है, जानता हूँ मैं। अब क्या है इंट्रोडक्शन कैलाश गहलोत का? कैलाश गहलोत जी का अब भी जो है नजफगढ़ में अब बीजेपी उन्होंने ज्वाइन करी है। कुछ सुनने में आता है शायद यहाँ से लड़ें, शायद कहीं और से लड़ें, पर जहाँ से भी लड़ेंगे मेरी शुभकामनाएं उन्हें। अच्छा, अगर अब कैलाश गहलोत जी नजफगढ़ से लड़ गए तो स्थितियां, कल्पनाओं की राजनीति है, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अगर कैलाश गहलोत जी नजफगढ़ से चुनाव लड़ जाते हैं तो क्या रहेगा? अनुज जी, कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी तक जो मुद्दे थे वो शायद 10 साल में मुद्दे विकास के ही रहे, जो विकास नजफगढ़ में नहीं हो पाया। अब उसको अगर देखा जाए तो जिम्मेवारी आम आदमी पार्टी के ही विधायक की थी, और आज भी हम तो आम आदमी को ही उसका जिम्मेवार ठहराएंगे। फ्रीबीज में पैसा खराब करा गया, पूरे देश में दिल्ली वालों के पैसे से चुनाव लड़े गए, और जिम्मेवारी तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की थी, और वो आम आदमी का चेहरा थे। तो उस अंतराल का जो काम है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी है, पर उनमें जागृति आई है, उनमें बदलाव आया है, एक पॉजिटिविटी आई है, तो उस पॉजिटिविटी का, उस बदलाव का हम स्वागत करते हैं। करेंगे आप लोग प्रचार? अगर कैलाश जी यहाँ से, मान लीजिए भाजपा ने दे दिया, आपने कहा कि जिसकी टोपी भैया सर पे टोपी है हम उसके पीछे हैं, अगर कैलाश गहलोत जी को भाजपा ने चुनाव लड़ा दिया नजफगढ़ विधानसभा से, करेंगे प्रचार आप? एक बीजेपी एक, आप कह सकते हैं माँ गंगा की तरह एक बड़ी नदी है, पवित्र हो गई, पवित्र नदी है, और भाव वाली नदी है, ताकत वाली नदी है।
तो जो एजेंडा बीजेपी का चलता है वो इस वेग से चलता है जैसे माँ गंगा का वेग चल रहा है, और कोई नाला दूसरी दिशा वाला भी उसमें जुड़ जाता है, वो भी उसी भाव में हो जाता है। तो कैलाश जी अगर यहाँ से प्रत्याशी होते हैं तो मुझे तो लगता है कि सब बीजेपी वालों को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हम बड़ी पिक्चर देख रहे हैं। बड़ी पिक्चर है दिल्ली को विकसित करना। बड़ी पिक्चर जब दिल्ली में खुद विकास होगा तो नजफगढ़ मैं ऑटोमेटिकली। यही सवाल पूछना चाहता हूँ सर। कैलाश गहलोत जी दिल्ली सरकार के मंत्री रहे हैं, 9 साल तक उन्होंने तकरीबन 9 साढ़े 9 साल कहिए, 3 महीना उसको छोड़ दीजिए, और अगर वो नहीं कर पाए नजफगढ़ का विकास, तो किस एथिक के सवाल पे, किस एथिक पे विश्वास किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ऑब्जर्व कर लिया और भाजपा सही है? अब रामायण पे चलते हैं। अब रामायण में जो है रावण हमारे मुख्य विलन थे, राइट, और भगवान राम जो है हमारे हीरो थे। ठीक है। विभीषण का भी तो कोई ना कोई रोल था। अब उस रावण की लंका दहन करने में विभीषण जी ने भी अपना पार्ट प्ले करा था। क्या मैं ये कहूँ कि कैलाश गहलोत जी विभीषण है, या आप अगर आप ऐसा देखना चाहें तो देख सकते हैं। विभीषण कोई नेगेटिव छवि नहीं थी, उसने धर्म का साथ दिया, उन्होंने सत्य का साथ दिया, भगवान राम की अच्छाई को पहचाना। तो मैं कह सकता हूँ कैलाश जी ने भी लेट चाहे पहचाना, पर भगवान राम को पहचाना, और बीजेपी जो भगवान राम तुल्य है उसका साथ दिया। मैं जब घूमता हूँ, लोगों से चर्चाएं करता हूँ, नजफगढ़ की अगर तमाम विधायकों की चर्चा की जाए, एक बार नजफगढ़ की लिस्ट को खंगालने का प्रयास किया जाए, जब भी चुनाव आता है ना, बड़े बड़े मुद्दे आते हैं, चाहे कैलाश गहलोत जी चुनाव लड़े, चाहे एबीसी कोई भी चुनाव लड़ा हो, लेकिन बाद में नजफगढ़ में वही हालात अक्सर आ जाते हैं। जाम की समस्या है, हॉस्पिटल अपग्रेड नहीं हुआ, भगनीता कॉलेज को अपग्रेड नहीं किया गया, रोशनपुरा का कॉलेज नहीं बना, स्थितियां जस की तस है नजफगढ़ की। आपको लगता है क्या कि नजफगढ़ का वो डेवलपमेंट जो होना चाहिए था वो हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर नोएडा से गुड़गांव देखें तो सबसे उपेक्षित क्षेत्र है वो नजफगढ़ नज़र आता है। मुझे बड़े दुख के साथ कहता हूँ, आजकल हमारे बच्चे गर्व से नहीं कह सकते कि हम नजफगढ़ में रहते हैं। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, उनका कोई साथी सेंट्रल दिल्ली में उनसे पूछ ले कि आप कहाँ रहते हैं, तो शर्मा के बच्चे कहते हैं हम द्वारका के पास रहते हैं। तो नजफगढ़ की छवि बदलने की बहुत ज़रूरत है। अनुज जी, मेरा देखिए छवि मैं यही जानना चाहता हूँ सर। देखिए, पहले तो जो है इसको जो हम रेड जोन कहते हैं, एक नेगेटिव छवि वाला कहते हैं। लोन भी नहीं मिलता सर नजफगढ़ के लोगों को, लोन भी नहीं मिलता नजफगढ़ के लोगों को, कोई टैक्सी आके खुश नहीं है, ओला उबर वाले नहीं आते, ओला उबर वाले नहीं आते। वो एक मसल पावर वाली जो रही है छवि, उसको बदलना है। भद्रता का जो व्यवहार है, जेंटलनेस जो है थोड़ी सी लानी है। और सही मायने में अनुज जी, मेरा मानना है कि एक विज़न और एक पर्सपेक्टिव की बड़ी कमी रही है। नजफगढ़ मेरे हिसाब से एक गोल्ड माइन पे बैठा है। नजफगढ़ के पोटेंशियल को हम भुना नहीं पा रहे हैं। अगर कहीं ज़मीन बची हुई है तो नजफगढ़ देहात में बची है। आप देखें, नोएडा से गुड़गांव में कहीं और ज़मीन नहीं है। और अगर वो मास्टर प्लान 10 साल पहले जो हमारा जो था, लैंड पुलिंग में जो हमारे जोन बने थे, वो लैंड पुलिंग वाला मसला अगर रिजॉल्व हो जाता तो डेवलपमेंट जो आज आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे देख रहे हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनियां हों, चाहे M3M है, गॉडरेज है, टाटा है, एलान है, आपको सब यहाँ दिख रही होती। यहाँ का लाइफस्टाइल आप चेंज होते हुए देखते। बच्चों को जो एक बच्चों की एस्पिरेशन रहती है क्वालिटी लाइफ की, जो जीवन जीने का स्तर है उसकी, वो आप यहाँ देख पाते। कमर्शियल पार्क यहाँ देख पाते, इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ देख पाते, अच्छी अच्छी सोसाइटियाँ यहाँ देख पाते। तो नजफगढ़ में हमें एक विज़न की ज़रूरत है। अगर 78 साल बाद भी, 78 साल से भी ज़्यादा हो गए हमें आज़ाद हुए, आज भी हम जो है टूटे हुए रोड, नाली, सीवर, बिजली की अगर उस मुद्दे पे ही हैं, तो विकसित भारत का ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। और मुद्दा क्या सर, सच्चाई भी है। आप तो घूम रहे हैं ना, आप तो जाते होंगे, देखते हो ना गलियों की सड़कें किस प्रकार से हैं। मैं वही कैलाश गहलोत जी को बोलता हूँ कि जिन सड़कों को लेकर के हम लोग लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ, मैं खुद लिखने वाला हूँ कि नजफगढ़ में भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, ये बताता है कि आम आदमी पार्टी कितने काम ही नहीं करती थी। मैं तो ये करूँगा काम ही नहीं करते थे, वही कैलाश गहलोत जी हैं। मैं लगातार हम लोग कोशिश करते रहे उनके। मैं एक पॉइंट और पूछ रहा हूँ सर, चूँकि ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। दफ्तर जो है ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप अगर क्षेत्रीय विधायक हैं तो आपके पास लोग आएंगे काम कराने के लिए, और आपके दफ्तर में किस तरह के लोग बैठे हुए हैं, वो किस तरह से इंटरटेन करते हैं। कैलाश गहलोत जी के दफ्तर में जो लोग बैठे हुए थे, लगातार उन पर सवाल उठाया गया।
कि ये लोग बिल्कुल इंटरटेन नहीं करते हैं। अब तो वो भी भाजपा में आ गए, दफ्तरी भाजपा में आ गए तो दफ्तर वाले भी भाजपा में आ गए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को अडॉप्ट करेगी, विश्वास करेगी कि भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा दफ्तर हो जहां आम लोगों के साथ, जहां की जनता जनार्दन के साथ एक बेहतर जो है आप उनसे समन्वय नहीं बना पाते हैं? अनुज जी, कर्म तो सामने आते हैं, अच्छे कर्म हो बुरे कर्म हो, उसको कोई झुटला नहीं सकता, सत्य को कोई छुपा नहीं सकता। सत्य एक रोशनी की तरह है, कितनी मुट्ठी बंद कर लो कहीं ना कहीं से जगह बना लेता है। तो अगर कर्मों में जो जो सत्यता उनके रही है, चाहे बुरे चाहे अच्छाई, वो सामने ज़रूर आएगी। अब आकलन ये हमारे शीर्ष नेतृत्व को करना है कि वो उसको पॉजिटिव वे में लें या नेगेटिव वे में लें। निगेटिव है, पॉजिटिव क्या लेना है उसको? आप दफ्तर में अगर आप अच्छे से बात नहीं कर पाते तो जाहिर सी बात, तो निगेटिव वे है, उसको पॉजिटिव लिया कैसे जा सकता है? मुझे भी समझा दें अगर हो सकता है तो। अनुज जी, मेरा मानना है, मेरे हिसाब से राजनीति की डेफिनेशन है इन्वॉल्वमेंट एंड एम्पावरमेंट। जब तक समाज का हर व्यक्ति उस राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होता और अपने आप को एम्पावर महसूस नहीं करता, तो इसका मतलब आपका नेतृत्व ठीक नहीं है। अगर मैं जो है एम्पावर करता हूँ अब क्षेत्र के हर आदमी को और उसकी इन्वॉल्वमेंट महसूस करता हूँ कामों में, तो ही असल में ये पॉलिटिक्स है। उसके एक आदमी एलिवेशन ले जाए तो 5 साल बाद औंधे मुँह गिरता है। मेरा मानना ये है, मेरा विज़न है कि अगर भगवान मौका दे, किसी भी कोई ऐसा विधायक आए या कोई ऐसा नेता आए, बीजेपी से ही आएगा वो, तो ये तो मुझे 100% लग रहा है, कि जो समाज को एकजुट करके इन्वॉल्व करके काम कर सके। एक चीज़ मैंने डिस्कस करी थी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी डिस्कस करी थी, कितना अच्छा हो अगर जो हमारे 17 गांव लगते हैं, 17 गांव में से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना हुआ उस गांव से, और हमारे यहाँ तकरीबन 36-37 RWA हैं जो बड़ी कॉलोनियाँ लगती हैं, उनमें से चुने हुए एक आदमी RWA के एक इन्वॉल्व होकर 60-70 आदमियों की एक कमेटी बने और विधायक वो कमेटी को जो है पूरा अपना बजट दे दे और कमेटी काम के लिए उनसे मांगे कि भैया आप बताएं, और कमेटी जो है अति आवश्यक गैर आवश्यक कामों की एक सूची बनाए डेमोक्रेटिक वे से, और विधायक पूरा बजट कमेटी के चरणों में रखे। और विधायक का काम होना चाहिए कि बड़े प्रोजेक्ट करे, बड़े कॉलेजेस लेके आए, स्टेडियम लेके आए। जो रिपेयर का काम है और रोडों का काम है या मेंटेनेंस का काम है, अति आवश्यक काम है, वो कमेटी डिसाइड करे। कितना अच्छा हो कि एक विधायक की जो है उसकी 2 आँखों के अलावा 120 आँखें और हो जाएं, उसके 2 हाथों के अलावा 120 हाथ और हो जाएं, कितना आनंद आए। तो ये इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है और मेरा विज़न तो ये रहेगा, अगर भगवान ने मौका दिया तो सबसे पहला काम ये कमेटी बनाने का होगा। हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। जय भारत माता की, जय हिंद।